हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। आज से हम एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। ये कहानी है दाफेंग की। एक जीनियस कल्टीवेटर है, एक ऐसा कल्टीवेटर जो किसी भी जीनियस के सामने टिक नहीं सकता। दाफेंग की कल्टीवेशन इतनी ज्यादा मिस्टीरियस थी कि कोई समझ ही नहीं पाता कि वो किस तरह की पावर का यूज करता है, और वो पावर इतनी ज्यादा लेवल अप थी कि कोई भी उससे फाइट करे तो ऐसा लगता था कि जैसे जमीन और आसमान का फर्क हो, और कोई भी उसे हरा के चला जाता। और ये जो दाफेंग का बर्थ था वो भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस और अजीब तरीके से हुआ। तो सुनो यार, करीब 16 साल पहले की बात है। एक तूफानी रात थी। एक ऐसा तूफान आया था कि पूरा का पूरा गाँव उड़ा के ले जाता। उस रात एक मास्टर जो कि ओशन के किनारे पर बैठा था, उसको एक बच्चा मिला। जैसे ही मास्टर ने उस बच्चे को हाथ में उठाया, तूफान रुक गया और एक सेकंड में पूरी तबाही बिल्कुल खत्म ही हो गई। मास्टर को लगता था कि दाफेंग इस दुनिया में किसी बड़े डिजास्टर को रोकने के लिए आया है, इसीलिए उसने दाफेंग की कल्टीवेशन का तरीका अलग रखा और सबसे सीक्रेट जंगल में रखी। दाफेंग की कल्टीवेशन सबसे अलग थी यार, और लेवल था उसका वैसे ही था जैसे बाकी कल्टीवेटर्स का था, लेकिन उसकी पावर नेक्स्ट लेवल थी। कोई भी उसके लेवल का बंदा उससे फाइट करे तो समझ लो जमीन आसमान का फर्क होता था। उसके पास इतनी ज्यादा पावर थी कि वो खुद भी समझ नहीं पाता कि वो किस टाइप की पावर का यूज कर रहा है। पर ये बात तो है, दाफेंग एक अच्छा इंसान भी था, हमेशा लोगों की मदद करना चाहता था। अब इस जर्नी में एक दिन दाफेंग की मुलाकात एक प्रिंसेस से भी होती है जो एक अजीब सी बीमारी से जूझ रही थी। अब इस बीमारी की रात ही कुछ अलग थी। रात के टाइम जैसे ही अंधेरा बढ़ता है उसका पूरा बदन जलने लगता है। और बताऊं तो दुनिया बाहर का इलाज कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं मिला। लेकिन जैसे ही प्रिंसेस की मुलाकात दाफेंग से होती है, दाफेंग को समझ आता है कि सिर्फ उसकी कल्टीवेशन एनर्जी ही इस बीमारी का इलाज है। तो दाफेंग डिसाइड कर लेता है कि वो हमेशा प्रिंसेस के साथ रहेगा। अब यार इसी के बाद ये एडवेंचर एकदम जबरदस्त होने वाला है। तो चलो इंट्रो की बातें बंद करके अब हम सीरीज को शुरू करते हैं। 3 शिफ्ट होता है और हम एक कैपिटल सिटी में रात के टाइम था और बाजार फुल जम पैक था। सब लोग शॉपिंग में बिजी थे। एक आदमी अपना स्पिरिचुअल स्टिक बेच रहा था। जैसे ही उसने स्टिक को यूज किया, उसमें से इतनी ज्यादा पावर निकली कि वो फेक फिनिक्स बर्ड बन गई। और उस आदमी ने सबको बोला जो ये स्टिक लेगा वो भी ऐसे ही फिनिक्स बर्ड बना सकता है और अपने दुश्मनों से फाइट कर सकता है। लोग एक्साइटेड में आके वो स्टिक लेने लगते हैं। बाजार का मूड एकदम चिल हो जाता है। और फिर वहाँ से एक घोड़ा गाड़ी गुजरती है जिसमें कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस होती है। प्रिंसेस ये कैपिटल सिटी में इसलिए आई थी क्योंकि उसको मेडिसिन किंग को ढूंढना था। उसके बारे में सुना था कि वो उसके पास हर बीमारी का इलाज है। प्रिंसेस को पूरी उम्मीद थी कि वो अपनी मिस्टीरियस बीमारी का सोल्यूशन यहाँ ढूंढ लेगी। उसके साथ उसके असिस्टेंट जूडी भी आई थी। दोनों फर्स्ट टाइम सिटी में आए थे और सिटी को एक्सप्लोर कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती है, प्रिंसेस की बीमारी का इफेक्ट भी बढ़ने लगता है। रात के 12 बजे जब बीमारी एक्टिवेट होती है तब प्रिंसेस को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। तो जनरल जो प्रिंसेस के साथ था बोलता है हमें यहाँ रात को यहीं रुक जाना चाहिए। पास ही में एक माउंटेन गॉड का टेम्पल है, वहाँ रुक सकते हैं। प्रिंसेस ने हाँ कर दिया। सीन कट होता है और हमें टेम्पल का सीन दिखाया जाता है और वहाँ एक आदमी टेम्पल की देखभाल कर रहा होता है। तभी वहाँ से हमारा हीरो दाफेंग भी गुजर रहा होता है। दाफेंग देखता है और बोलता है ये इतना फेमस माउंटेन गॉड का टेम्पल है, लेकिन यहाँ कोई है क्यों नहीं? ये जगह तो बिल्कुल वीरान हो गई है। टेम्पल के केयर टेकर बताता है 60 साल पहले ये जगह पूरी भरी हुई थी। लोग यहाँ आके प्रेयर्स करते, लेकिन अब कोई नहीं आता। बस मैं ही हूँ ये जगह संभालने के लिए। दाफेंग का चेहरा देख के बोलता है इतनी अच्छा जगह और इतनी खाली क्यों है? केयर टेकर टेम्पल के अंदर जाके माउंटेन गॉड के स्टेचू के सामने सर झुका लेता है। दाफेंग सोचता है मैं भी रिस्पेक्ट दे देता हूँ। लेकिन जैसे ही दाफेंग अपना सर झुकाता है उसकी पावर एक्टिवेट हो गई। उसका स्पिरिट बीस्ट भी बाहर आ गया। दाफेंग पावर को यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन वो खुद ब खुद एक्टिवेट हो गई और उसकी पावर सीधा ही टेम्पल गॉड की स्टैचू के अंदर जाने लगी। इतना ज्यादा ऑरा निकलने लगता है कि पूरा का पूरा टेम्पल ही हिलने लगता है और पूरा एरिया एक तूफान में बदल जाता है। और ये सब देख के जनरल जो कि वहाँ से गुजर रहा था वो भी शॉक हो जाता है। प्रिंसेस भी हैरान रह गई थी कि अचानक से टेम्पल के अंदर क्या हो रहा है। दाफेंग ने जो भी माउंटेन गॉड को रिस्पेक्ट देनी थी अपना काम पूरा कर लिया था, लेकिन जैसे ही वो उठता है वैसे ही सबका डर यकीन बन जाता है। माउंटेन गॉड की जो स्टैचू होता है वो एकदम टूट जाता है और बिल्कुल मिस्टीरियस तरीके से वो स्टैचू टूट गई। टेम्पल का जो केयर टेकर था वो भी बिल्कुल पैनिक मोड में आकर चिल्लाने लगता है। वो कहता है ऐसा कभी नहीं हुआ और ऐसा कभी होना भी नहीं चाहिए। माउंटेन गॉड की जो स्टैचू है वो कभी भी यहाँ पर टूटी नहीं है। ये एक निशानी है कि बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, सब बर्बाद हो जाएगा। ये बोल के वो बंदा वहाँ से फुल स्पीड में भाग जाता है। दाफेंग भी शौक में अरे भाई मैं तो बस यहाँ रिस्पेक्ट देने आया था, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो ये मूर्ति अचानक से टूट कैसे गई? मुझे नहीं लगता है कि मेरी वजह से ये सब हुआ है।
शायद वीक हो गई होगी। सोचने लगता है, फिर चेक करता है कि क्या इसको रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो ये सब कर रहा होता है, वहाँ एक और अनएक्सपेक्टेड सीन हो जाता है। प्रिंसेस का जनरल आ जाता है। जनरल बोलता है, देखो लड़के, हम यहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन रात हो गई है। मेरे साथ कुछ मेहमान भी हैं, तो क्या हम इस टेम्पल के अंदर रात गुजार सकते हैं? अगर तुम परमिशन दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। दा फेंग कहता है, अरे भाई, ये जगह मेरी थोड़ी ना है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और टेम्पल के अंदर आ गया। तुम लोग यहाँ रहना चाहते हो तो रह लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सुन के जनरल खुश हो जाता है और कहता है, शुक्रिया भाई, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। फिर क्या, जनरल और उसके साथी जो भी लोग थे वो वहाँ कैंप लगा देते हैं और आग जला के खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं। जनरल दा फेंग को भी खाना देता है क्योंकि उसके पास कुछ खाने को ही नहीं था। भूखा बेचारा दा फेंग बिना किसी शर्म के खाना उठा के मजे से खाने लगता है। फिर जनरल दा फेंग से पूछता है, वैसे तुम रहते कहाँ हो? दा फेंग, अरे मैं तो यही माउंटेन पे ही रहता हूँ अपने मास्टर के साथ। मास्टर ने बोला कि मुझे माउंटेन से बाहर आना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। जनरल, ओ अच्छा, वैसे सुना है कि माउंटेन पे एक मेडिसिन किंग रहता है, तुम इसके बारे में कुछ बता सकते हो? हमें उसकी जरूरत है। दा फेंग, अरे भाई तुम लोग लेट हो गए, मेडिसिन किंग तो 4 साल पहले ही टपक चुका है। ये सुन के जनरल टेंशन में आ जाता है, ये तो गड़बड़ हो गई। प्रिंसेस बड़े उम्मीद से यहाँ आई है, मेडिसिन किंग उनकी बीमारी का इलाज कर सकता है, अब क्या करें? जनरल फौरन घोड़ा गाड़ी के पास जाता है और प्रिंसेस से कहता है, प्रिंसेस, मेडिसिन किंग तो कब का टपक चुका है, अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये सुन के प्रिंसेस भी सैड हो जाती है। तब रात को चिल करने लगते हैं और लेट जाते हैं। लेकिन तभी जनरल को फीलिंग आती है कि कोई उन पर नजर रख रहा है। वो अपना स्फीयर रेडी कर लेता है, अगर कोई आया तो मैं उसको उड़ा दूंगा। तभी एक बंदा एंट्री मारता है जिसका नाम होता है शाओ। इसे देखकर जनरल और बाकी सब लोग शॉक हो जाते हैं। ये बंदा वैसे तो प्रिंसेस के सेक्ट का ही एक मेंबर था, लेकिन असल में एक स्पाई निकला जो एनिमी का बंदा था। जब उसकी सच्चाई सबके सामने आई तो प्रिंसेस ने उसको सेक्ट से ही बाहर निकाल दिया और अब वो फुल गुस्से में वापस आया है अपना बदला लेने। शाओ फुल विलन मोड में, प्रिंसेस की हिम्मत कैसे हुई मुझे सेक्ट से निकालने की, मैं उसको मारने आया हूँ। जनरल बोलता है, चले जाओ यहाँ से, प्रिंसेस को कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम यहाँ पर हमारे होते हुए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। शाओ, ओ अच्छा, बड़े डायलॉग्स मार रहे हो, जब मैं सेक्स में था तब तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं थे, अभी भी मैं तुम्हें चुटकियों में हरा सकता हूँ और तुम्हारे सब साथियों को काम तमाम कर सकता हूँ। मैं प्रिंसेस के साथ साथ सबको उड़ा दूंगा। और वो अपनी स्वॉर्ड से एक बड़ा अटैक मारता है। जनरल और उसके सिपाही हवा में उड़ के दूर जाके गिरते हैं। शाओ फुल पावर मूड में था और तभी वो हॉर्स कैरिज के पास आता है और अंदर से चिल्लाता है, प्रिंसेस बाहर आओ, बताओ मुझे कि तुमने मुझे सेट से क्यों निकाला, जल्दी बाहर आओ वरना मैं खुद अंदर आ के तुम्हें मार दूंगा। जनरल वापस से उसके बीच में आ जाता है और उससे लड़ने लगता है, मैं जब तक मैं जिंदा हूँ प्रिंसेस पे कोई उंगली भी उठा नहीं सकता, चलो यहाँ से निकलो वरना तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। दा फेंग सारी चीजें दूर से देख रहा होता है और सोचता है, अरे यार ये हो क्या रहा है। शाओ फुल पावर से जनरल पे अटैक करता है। जनरल भी उसको रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो क्या चीज थी, वो थोड़ी ना जीत पाएगा। शाओ को रोकने इतना भी आसान नहीं था, जितने भी सोल्जर थे सब एक एक करके गिर रहे थे। अगर कोई ना रुका तो इजीली प्रिंसेस को भी मार सकता है। प्रिंसेस की जान तो बिल्कुल डेंजर जोन में आ गई थी। जनरल ने अपनी जान लगा दी थी कि बस किसी तरीके से प्रिंसेस को बचाए, लेकिन कोई फायदा नहीं। बेचारा जनरल तो इतना ज्यादा पिटा के खुद ही गिरने वाला था। और जैसे ही शाओ उस पर अपना फाइनल अटैक करने वाला होता है, अचानक से दा फेंग एक लकड़ी उठाता है और शाओ की तरफ दे मारता है। शॉट सही नहीं था, लेकिन डिस्ट्रैक्शन काफी होती है और जनरल को बचाने में मदद मिलती है। लेकिन शाओ तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, ये कौन सा टप्पू है जो बीच में टांग अड़ा रहा है, आज इसकी टांग न तोड़ दूं मैं, तो मेरा नाम भी शाओ नहीं। बस फिर क्या, शाओ सबको इग्नोर करके दा फेंग की तरफ भागता है। जनरल चिल्लाता है, भागो यहाँ से, ये तुम्हारा मामला नहीं है, इसमें ना पड़ो। पर दा फेंग डरपोक थोड़ी ना था, वो बोलता है, अरे भाई तुमने मुझे खिलाया पिलाया, अच्छा ट्रीट किया, कम से कम मैं तुम्हारा शुक्रिया तो अदा कर ही सकता हूँ, ये मेरा थैंक यू गिफ्ट है, समझ लो, मैं इसको यहीं पर टपका दूंगा। और ये भूल के दा फेंग फुल पावर ऑन करता है। जैसे ही उसकी पावर एक्टिवेट होती है, माहौल पूरा तूफान में चला जाता है, पूरा एरिया हिलने लगता है, हवा तेज हो जाती है। फिर एक नहीं, दो नहीं, 3 हेवन पिलर समन कर लेता है। सबकी आंखें फट जाती हैं, क्योंकि हेवन पिलर्स देख के सबको समझ आता है कि ये बंदा कितने लेवल पर है। ये तो बच्चा लग रहा था, पर ये तो पावरफुल कल्टीवेटर निकला। दा फेंग अपनी पावर को और भी ज्यादा एक्टिवेट करता है और वो इतना ज्यादा डेंजरस लग रहा था कि शाओ के तो पसीने ही छूट गए। वो सोचता है कि ये इंसान है या शैतान, ये तो खड़े खड़े ही मुझे चीर देगा। उसको समझ आ गया था कि दा फेंग से लड़ना इम्पॉसिबल है। ये एपिसोड यहीं पर हो जाता है एंड।
नेक्स्ट एपिसोड के लिए इस वीडियो पर बस 200 लाइक्स का टारगेट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।